सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। अंतिम प्रहार सीरीज के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से विषय का रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, आकलन करने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व इस सीरीज के 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करके एक प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट से ये वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक एक प्लेलिस्ट है जिससे भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड के लिए हमने सारा पाठ्यक्रम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है। इसके अतिरिक्त रिवीजन से संबंधित कक्षाएं भी सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट में है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन वाले वीडियोस भी सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त और भी क्वेश्चंस से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर अलग अलग तरीके से टॉपिक वाइज मिक्स, पहले आए हुए, आगे आने वाले सब तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी जैसे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड भी कई तरीके की प्लेलिस्ट हैं, जैसे कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, प्रैक्टिस सेट है, तो वहाँ से आप प्रश्न हल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी संस्कृत से कर रहे हैं तो भी निश्चित रूप से आपके लिए मैटर चैनल पर उपलब्ध है। जिस भी विषय को आप पढ़ना चाहते हैं संबंधित प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गीतायाः द्वितीय अध्यायस्य नामः। गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? कर्मयोगः, सांख्ययोगः, अर्जुन विषाद योगः, ज्ञान कर्म संन्यास योगः। देखिए, इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं ये बहुत इजी होते हैं, लेकिन विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही सरल मानकर इनको छोड़ देता है। अब बिल्कुल एक सामान्य प्रश्न है जो बिल्कुल ऊपर से पूछा गया है। हम 72 श्लोक पढ़ लेते हैं, सभी को अच्छे से याद कर लेते हैं, बारीकी से एक एक पद्य को याद करते हैं, लेकिन हम ये याद करना भूल जाते हैं कि अध्याय का नाम क्या है। तो क्या नाम है? द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान मृत्युम तीर्थवा खाली स्थान अमृतम अश्नुते रिक्त स्थानयोः पूर्तिम कुरु। क्या आएगा यहाँ पर? विद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या अमृतम अश्नुते, या फिर अविद्या विद्या आएगा, या फिर कर्मम ज्ञानम, या फिर ज्ञानम कर्मम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ईशोपनिषद के अंतर्गत विद्या अविद्या संभूति असंभूति का वर्णन किया गया है, तो उसी में कहा गया है कि अविद्या के द्वारा मृत्यु को तीर्थवा पार करके विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा प्रश्न है, गुड़ाकेशः पदस्य तात्पर्यः अस्ति। गीता में गुड़ाकेश किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसको कहा गया है गुड़ाकेश? तो गुड़ाकेश कहा गया है अर्जुन को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखितेषु समुचितम मेलम अस्ति। निम्नलिखित में से समुचित मेल है कौन सा? अब देखिए, एक तरफ तो वर्ण दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनमें गुणों का क्रम दिया गया है कि किस क्रम में गुण उनमें होते हैं। तो हमको देखना है कि कौन सा उचित मेल है। तो ब्राह्मण सत्व रजस तमस, ये तो ठीक है क्योंकि ब्राह्मण में यही होता है। इसके बाद क्षत्रिय सत्व तमस रजस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि क्षत्रिय में जो होता है गुणों का क्रम वो होता है रजस, सत्व और तमस। इसके बाद वैश्य, वैश्य में क्या होता है? रजस, सत्व और तमस, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वैश्य में नहीं, ये होता है क्षत्रिय में। वैश्य में क्या क्रम होता है? रजस, उसके बाद तमस और उसके बाद सत्व। और शूद्र में क्या होता है? तमस, रजस, सत्व। तो शूद्र में हो जाएगा रजस, तमस और सत्व। तो ये तीनों यहाँ पर गलत हैं और सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पांचवा प्रश्न है, सन्यासिनः त्रिदंडीषु न गण्यते। सन्यासियों की त्रिदंडी में किसकी गणना नहीं की जाती? वाणी, शरीरम, मनः, या फिर आत्मा। तो सन्यासी की त्रिदंडी के रूप में माना गया है वाणी, शरीर और मन को, तो आत्मा उसके अंतर्गत परिगणित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, मनुस्मृतो संस्कारा मन्यन्ते। मनुस्मृति में संस्कार माने गए हैं। संस्कारों की संख्या मनुस्मृति के अनुसार कितनी है? 12, 13,
पंचदश या फिर अष्टादश। तो मनुस्मृति में संस्कार माने गए हैं त्रयोदश। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, महाभारते चतुर्थ ऋणः कथ्यते। ऋण त्रय की बात भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आती है, तो लेकिन जो महाभारत है उसमें ऋण त्रय के अतिरिक्त एक चतुर्थ ऋण को भी स्वीकार किया गया है। तो वो चौथा ऋण कौन सा है महाभारत के अनुसार? देव ऋणः, ऋषि ऋणः, मनुष्य ऋणः या फिर मातृ ऋणः? तो चौथा ऋण हो जाएगा मनुष्य ऋणः, अर्थात दया करना, करुणा करना, किसी निर्धन की सेवा करना, ये इससे मनुष्य ऋण से मुक्ति होती है और इसको एक अतिरिक्त ऋण मानता है कौन? महाभारत। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, भाषा कौशलस्य सोपानानाम उपयुक्त क्रमः अस्ति। भाषा कौशल के जो सोपान हैं उनका सही क्रम क्या है? पठनम, लेखनम, वदनम, श्रवणम, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, श्रवणम, लेखनम, पठनम, भाषणम या फिर वदनम, श्रवणम, पठनम, लेखनम। तो जो सही क्रम होता है वो होता है श्रवण, उसके बाद लिसनिंग, उसके बाद होता है स्पीकिंग, भाषणम, उसके बाद होता है रीडिंग, पठनम और उसके बाद होता है राइटिंग। तो सबसे लास्ट में क्या होगा? राइटिंग, लेखनम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। 9वां प्रश्न है, लेखन कौशल अभिवृद्धि विषयक विधि नास्ति। लेखन कौशल अभिवृद्धि विषयक विधि नहीं है। जैकेटॉट पद्धति, मोंटेसरी पद्धति, वाक्य विधि या फिर स्वतंत्रानुकरण विधि। तो लेखन कौशल की अभिवृद्धि विषयक विधि जो नहीं है वो हो जाएगी वाक्य विधि, क्योंकि ये पठन कौशल की अभिवृद्धि विषयक विधि है। इसके अतिरिक्त जो जैकेटॉट है, मोंटेसरी है, अक्षर स्वरूपानुकरण है, स्वतंत्र अनुकरण है, ये सभी लेखन कौशल की विधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, पद्य शिक्षणस्य सर्वश्रेष्ठ विधि कथ्यते। पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कही जाती है खंडान्वय, दंडान्वय, व्याख्या या फिर समीक्षा। तो पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में जाना जाता है खंडान्वय विधि को। अब खंडान्वय क्या होती है, दंडान्वय क्या होती है, इनके विषय में हम डिटेल में भी पढ़ चुके हैं और एक कमांड वीडियो के रूप में भी इनको हम पढ़ चुके हैं। अगर बोला जाए सीधे शब्दों में तो एक एक शिक्षण, जैसे पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, नाटक शिक्षण, इनको हम डिटेल में एक एक वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक संपूर्ण रिवीजन के रूप में भी हमने शिक्षण विधियों का वीडियो देख लिया है। तो आप संस्कृत शिक्षण की प्लेलिस्ट से या फिर सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से ही ये सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो आप रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन वाले वीडियो की मदद ले सकते हैं। 11वां प्रश्न है, कस्मिन् कौशले वर्तनीम अत्यधिकम महत्वम प्रदीयते। किस कौशल में वर्तनी को अत्यधिक महत्व दिया जाता है? श्रवणे, पठने, भाषणे या फिर लेखने? तो वर्तनी को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है लेखन में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, खाली स्थान व्याकरणम स्मृतम रिक्त स्थानस्य पूर्तिम कुरु। तो क्या हो जाएगा? पादौ, नासिका, मुखम या फिर शरीरम? तो व्याकरण क्या कहा गया है? व्याकरणम मुखम स्मृतम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, त्रिमुनिषु सर्वाधिकः प्रामाणिकः मन्यते। 3 मुनियों में सर्वाधिक प्रामाणिक कौन माना जाता है? सर्वाधिक प्रामाणिक मत किसका है? पाणिनि, कात्यायनः, पतंजलि या फिर सर्वे? तो सर्वाधिक प्रामाणिकता है पतंजलि की। यतोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, ये एक प्रसिद्ध पंक्ति है। इसके अनुसार जितने जितने उत्तर की ओर जाते हैं उन मुनियों की प्रामाणिकता बढ़ती जाती है। तो सर्वाधिक प्रामाणिक कौन है? सर्वाधिक प्रामाणिक है पतंजलि। प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? प्रामाणिकता से तात्पर्य ये है कि अगर किसी विषय में कोई संशय हो जाए, वहाँ पर पाणिनि कुछ और विधान कहें, कात्यायन कुछ और विधान कहें और पतंजलि कुछ और विधान कहें, तो सर्वाधिक प्रामाणिक मत पतंजलि का माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि इन्होंने इन दोनों को भी पढ़ा है, समझा है, तो ये इनका सिद्धांत भी आत्मसात करते हैं और उसके अतिरिक्त अपना एक सिद्धांत भी देते हैं। तो अधिक विषय का समावेश होने के कारण अधिक प्रामाणिकता किसकी है? पतंजलि की। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, लृ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम भवति। लृ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठः, तालु, मूर्धा या फिर दंता? तो
री वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऋतुलसानाम दंता। री का ऋतु, तवर्ग का ऋतु, लसानाम ल का और स का, इनका उच्चारण स्थान दंत होते हैं, तो री का भी उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। 15वां प्रश्न है सिद्धांत कौमुद्याम किम पृथक्तः आभ्यंतर प्रयत्न न स्वीक्रियते। सिद्धांत कौमुदी में किसको अलग से आभ्यंतर प्रयत्न स्वीकार नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं। अगर कोई आपसे पूछे कितने आभ्यंतर प्रयत्न हैं, 5, लेकिन जो सिद्धांत कौमुदीकार हैं वो 4 ही प्रयत्नों को स्वीकार करते हैं। वो एक जो प्रयत्न है उसको दूसरे प्रयत्न में ही समाहित कर देते हैं, इस कारण वो संख्या 4 मानते हैं, 5 नहीं मानते। तो कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न ये स्वीकार नहीं करते सिद्धांत कौमुदीकार? सिद्धांत कौमुदीकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित। एक बार मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा था कि कौन इसके रचनाकार हैं, तो एक दो विद्यार्थियों ने वहां पर वरदराज भी आंसर दिया, तो आप अपने आप को करेक्ट कर लें। वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं। सिद्धांत कौमुदी या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी या मध्य सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं भट्टोजी दीक्षित। तो भट्टोजी दीक्षित अभ्यंतर प्रयत्न के रूप में ईशत विवृत को स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं कि ईशत विवृत जो है उनका समावेश विवृत में ही हो जाता है, तो ये अलग से कोई आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है। तो इस प्रकार से स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत और संवृत, ये 4 प्रकार के सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं। और अगर कॉमन आपसे पूछा जाए कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो आभ्यंतर प्रयत्न हो जाएंगे 5। 16वां प्रश्न है इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। निम्नलिखित में से इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र नहीं है। आदिर्यि टुडवः अचोनिति शह प्रत्ययस्य लशक्व तद्धिते। तो इस संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र इनमें से नहीं है अचोनिति। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बार आपने अचोनिति सूत्र का नाम मेरे मुंह से सुना होगा। प्रत्यय के संबंध में बार बार ये सूत्र प्रवृत्त होता है। आदि अच को वृद्धि हो जाती है अगर यित और अनित प्रत्यय परे रहे, तो ऐसा ये सूत्र विधान करता है। तो ये इत संज्ञा का विधान नहीं करता, जबकि ये आदिर ही टुडवह धातु के आदि में स्थित ये टू टवर्ग और ड इत्यादि की इत संज्ञा का विधान करता है। प्रत्यय के श का इत संज्ञा का विधान करता है, और ये अतद्धित प्रत्यय में ल श और कवर की इत संज्ञा का विधान करता है। तो आदिर्यि टुडवः शह प्रत्ययस्य और लशक्व तद्धिते, तीनों ही इस संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। 17वां प्रश्न है गुण संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। गुण संधि का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो पूछ क्या रहे हैं, गुण संधि का विधान करने वाला सूत्र। तो अदेंग गुणः, आद गुणः, उरण रपरः या फिर सर्वाणी। तो गुण संधि का विधान करने वाला जो सूत्र है वो है आद गुणः। आत अ से परे इक आने पर गुण आदेश हो जाता है, ऐसा कहता है आद गुणः। और गुण क्या होता है? तो गुण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है अदेंग गुणः। अथ अर्थात ह्रस्व अ, एंग, एंग में क्या आते हैं? ए और ओ, ये तीनों ही गुण संज्ञक कहलाते हैं। और जो उरण रप्रह सूत्र है वो री और री के स्थान पर होने वाले अ में रपर कार्य के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा, गुण संधि का विधान करने वाला सूत्र जो होगा वो होगा आद गुणः। 18वां प्रश्न है स्व प्लस इरह इत्यत्र संधि भूत्वा किम पदम निष्पन्नम भवति। यहाँ पर संधि होकर क्या पद बनेगा? स्वेरः, स्वीरः, स्वैरः या फिर स्वैरी। तो यहाँ पर जो सही पद बनेगा वो बनेगा स्वैरः। अब आप बोलेंगे नहीं इसमें तो गुण होना चाहिए था। तो देखिए वृद्धि के संबंध में हमने सप्त विषयक वृद्धि पढ़ी थी कि जहाँ पर किसी सामान्य प्रक्रिया का विधान करके वृद्धि हो जाती है, उन्हीं में एक प्रसंग आता है, एक सूत्र आता है स्वादिरेरिणो। स्वादिरेरिणो सूत्र ये कहता है कि स्व से परे इर और इरिन रहने पर उनमें वृद्धि एकादेश होता है, यहाँ पर गुण का अपवाद हो जाता है। तो जब स्व और ई इनमें संधि होगी तो गुण ना होकर वृद्धि आई हो जाएगा और सही पद बनेगा स्वैरः, ऑप्शन नंबर 3।
19वां प्रश्न है वाक् प्लस मयम इत्यत्र संधि भूत्वा किम पदम भवति। वाक् प्लस मयम में संधि होकर क्या पद बनता है? वाग्मयम, वांगमयम, वाकमयम या फिर एक और दो दोनों। तो वाक और मयम इन दोनों में जब संधि होती है तो देखिए यहाँ पर परे क्या है? म है, पूर्व में क है, प्रथम वर्ण है। तो अब आप चाहें तो इसमें जशत्व कर सकते हैं, तृतीय वर्ण हो जाएगा, परे पंचम वर्ण रहते। लेकिन एक सूत्र आता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, जो कि अनुनासिक संधि का विधान करता है। ये सूत्र क्या कहता है कि पदांत यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है अगर अनुनासिक परे रहे तो। और ये कैसा है? वा विकल्प से ये कार्य होता है। अर्थात पूर्व में अगर पदांत हो और यर हो, यर में आ जाएंगे वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण। अगर ये पदांत में स्थित हो, पूर्व में हो और उनके बाद में कोई अनुनासिक वर्ण आ जाए, अर्थात किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, तो इनके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। ये कहता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। किंतु ये विकल्प से विधान करता है और जहां पर विकल्प का अभाव होता है वहां पर जशत्व हो जाता है और जशत्व होकर तृतीय वर्ण हो जाता है। लेकिन एक और सूत्र आता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा के बाद, जो कि हम बात कर चुके हैं रिवीजन में भी और अपने संधि वाले वीडियो में भी। कौन सा सूत्र है वो सूत्र है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय में नित्य कहना चाहिए। अगर प्रत्यय परे हो तो ये जो अनुनासिक कार्य है ये विकल्प से नहीं होता, नित्य ही होता है। तो देखिए अब ये जो वाक और मयम है इसमें अनुनासिके अनुनासिको वा ये प्रवृत्त हो रहा है, किंतु यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बाद में स्थित जो ये मयम है ये मयट प्रत्यय का शेष है। तो प्रत्यय होने के कारण अब जो अनुनासिक कार्य यहाँ पर होगा वो नित्य होगा, विकल्प से नहीं होगा। नित्य होने का तात्पर्य होगा ही, उसका अभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर जशत्व वाला रूप नहीं बनेगा, केवल पंचम वर्ण हो जाने वाला, अनुनासिक हो जाने वाला रूप ही बनेगा। तो वाक ये जो का है इसके स्थान पर कवर का ही पंचम वर्ण हो जाएगा और कवर का पंचम वर्ण होता है ग। तो क्या पद बनेगा? वांगमयम। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। और एक क्यों यहाँ पर सही नहीं है? अगर एक सही नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत है, वाकमयम तो होगा ही नहीं, तो ये तो कोई है ही नहीं। ये क्यों हुआ है? आशा है आप ये समझ गए होंगे। अगर अब भी आपको स्पष्ट नहीं हो पाया है तो आप संधि से संबंधित वीडियोस देखिए, हल संधि से संबंधित, जहाँ पर हमने डिटेल से इसके विषय में बात की है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है तल्लयः पदस्य विधायकम सूत्रम अस्ति। तल्लयः जो पद है इसमें संधि का विधान करने वाला, संधि विधायकम सूत्रम अस्ति, संधि का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो अब जो तल्लयः पद है जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तत् प्लस लयः, तत् प्लस लयः तल्लयः। यहाँ पर एक सूत्र प्रवृत्त होता है तोरली। तोरली सूत्र क्या कहता है कि तवर्ग से परे अगर ल रहे तो तवर्ग के स्थान पर सवर्ण आदेश हो जाता है। तवर्ग में त, थ, द, ध और न। अगर इन 5 वर्णों से परे त, थ, द, ध और न, अगर इनसे परे ल रहेगा तो ये वर्ण भी ल में ही बदल जाएंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात ये है कि अगर ता होगा तो भी ल होगा, थ होगा तो भी ल होगा, द होगा तो भी ल होगा, ध होगा तो भी उसका ल ही होगा और न होगा तो उसका भी ल ही होगा। किंतु न के स्थान पर जो ल होगा, अब चूंकि न अनुनासिक होता है इसलिए जब इसका ल में परिवर्तन होगा तो वो अनुनासिक ल ही होगा। तो इस प्रकार का ल आपको दिखाई वहां पर देगा न के स्थान पर। तो ये विधान करता है तोरली सूत्र। और जो तल्लयः पद है तत् प्लस लयः, पहले यहाँ पर जशत्व होकर द हो जाएगा और फिर उसके बाद द और त दोनों के स्थान पर ही ल होना है, तो पद बन जाएगा तल्लयः। तो विधान करने वाला सूत्र हो जाएगा तोरली। इसके अतिरिक्त नश्चापदान्तस्य झलि सूत्र है जो कि अपदांत में स्थित न को अनुस्वार आदेश कर देता है, झल परे रहते झयो हो अन्य तरश्याम सूत्र हत्व संधि का विधान करता है, पूर्व सवर्ण संधि का विधान करता है। षष्ठो अटी से छ का आगम हो जाता है, अट परे रहते श को
श के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। इस प्रकार के विधान ये सारे सूत्र करते हैं। तो आशा है ये सूत्रों को देखकर आपको इनकी प्रक्रियाएं, इनका अर्थ भी याद आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप सीरियस लीजिए संधि को और सारे सूत्रों को अच्छे से पढ़िए, समझिए क्या वो प्रक्रियाएं करते हैं, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि अब जो सीधे प्रश्न है वो कम पूछे जाएंगे। पहले से भी हालांकि इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं संधि से, जहाँ पर संधि विच्छेद या संधि पद ना देकर सूत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब थोड़ी और ज़्यादा संभावना हो गई है इस विषय में, इसलिए आप संधि के सूत्रों को अच्छे से पढ़िए। समास कारक जो भी व्याकरण के विषय हैं उनके सूत्रों को अच्छे से पढ़िए। तो आज का ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। क्षमा चाहती हूँ, आज 20 ही प्रश्न मैं ला पाई, थोड़ी सी मेरी व्यस्तता के चलते 20 ही प्रश्न आ पाए। अगर मैं और कोशिश करती तो शायद ये वीडियो ही नहीं आता। तो इसलिए आगे मेरा प्रयास रहेगा, जितने भी मैं ला पाऊँ मैक्सिमम में करने की कोशिश करती हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और ऑल पे उसको सेट कर दें, ताकि आगे जो भी वीडियोस अपलोड हों आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।